हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट चैनल बिट्स फॉर बायोलॉजी में। तो आज हम क्लास 11 की चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करने जा रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी की क्विक रिवीजन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कोई भी प्री मेडिकल एग्जाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस पूरे एनसीईआरटी से ही बनाए जाते हैं। 90 में 80 से ऊपर क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से उठाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एनसीईआरटी को मैंने बहुत ही इजी ढंग से मैंने आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसमें दो हाइलाइटर्स मैंने यूज किए हैं, एक रेड हाइलाइटर जिससे वो चीजें को मैंने अंडरलाइन किया है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, दूसरी येलो हाइलाइटर से वो चीज को मैंने अंडरलाइन किया है जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ये चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो पहले हम बात करें रेस्पिरेशन होता क्या है, आपको कुछ मैं बताऊं, क्योंकि चैप्टर बहुत ही छोटा है, बहुत ही जल्दी हमें करना भी है इसको, जो इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ वही करनी है। जो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, कहते हैं एम्फीबॉलिक प्रोसेस है, मींस एनाबॉलिज्म भी हो रहा है, कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है। एनर्जी को लूज करने वाला ये प्रोसेस है, एनर्जी को रिलीज करने वाला ये प्रोसेस है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है, मल्टी एंजाइमेटिक प्रोसेस है। जैसा कि आप देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस में लगभग 10 स्टेप एंजाइमेटिक मेडिएटेड रिएक्शंस चलती हैं। बायोलॉजिकल वाइटल प्रोसेस है जिससे सेलुलर एनर्जी जो एटीपी है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं जिसे, उसका प्रोडक्शन होता है। तो यही चीज है रेस्पिरेशन। तो वैसे सबस्टांस जो रेस्पिरेशन में यूज होते हैं उनको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहा जाता है। ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं इससे क्वेश्चंस तो नहीं बन सकते, बिल्कुल जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको मैंने बताया है आपको। जैसे कि आप देखिए, एटीपी तो है ही एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? वैसे सब्सटेंस, वैसे कंपाउंड जिनका ऑक्सीडेशन हो सके, जो ऑक्सीडाइज्ड हो सके, उनको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। जनरली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वही ऑक्सीडाइज होते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। ऐसा नहीं है प्रोटीन, फैट और ऑर्गेनिक एसिड्स ऑक्सीडाइज नहीं होते, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर ही वो ऑक्सीडाइज होते हैं। अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें, जैसा कि हम डाइजेशन में पढ़ते हैं, आपको याद होगा कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है? तो 4.1 कैलोरीफिक वैल्यू है, 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम है। प्रोटीन का 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, फैट का 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, वैल्यू आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो आपने देखा एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब बात है कि क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं? तो बिल्कुल हाँ। क्या उसमें कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं? तो बिल्कुल नहीं, जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो गैसेस का होना है वो बहुत ही लिटिल ट्रांसपोर्ट होना है, क्योंकि दूरियां बहुत कम है, तो इसलिए लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए प्लांट अपना नीड वो खुद ही पूरा कर लेता है। प्लांट्स हैव स्लो रेस्पिरेशन रेट, ये तो आप जानते हैं ना, इसलिए डिमांड ज्यादा है नहीं। तीसरी बात, जो ज्यादातर जो लिविंग सेल्स हैं वो सरफेस, प्लांट्स के सरफेस से जनरली रिलेटेड होते हैं, तो वहां डिफ्यूजन इजी वे में कर लेते हैं, जैसा कि हमने देखा था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। आगे की ओर हम बात करें तो ये हमारा रिएक्शन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है और यहां से एनर्जी निकलती है, यहां से 36 एटीपी रिलीज होगा, या कहें तो 38 एटीपी रिलीज होगा, और 686 किलो कैलोरी एनर्जी यहां से रिलीज होती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में कहते हैं कि रेस्पिरेशन एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, मींस इसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि कार्बन बॉन्ड जो है इसके बीच, इसका जब टूटेगा ये तो एनर्जी रिलीज होगी ही। चलिए तो आगे बात करते हैं, ये सबसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, ये फैकल्टेटिव एनारोब आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये तो बैक्टीरिया का पार्ट है। फैकल्टेटिव एनारोब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा सिर्फ। फैकल्टेटिव एनारोब का एग्जांपल कौन है? तो एसिटोबैक्टर एसिटी, जिसका फर्मेंटेशन में यूज होता है। नेक्स्ट ऑब्लिगेट एनारोब की बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, आपने पढ़ा होगा ये चीज बैक्टीरिया में, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ग्लाइकोलाइसिस देखते हैं कि कैसे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, वो बात करते हैं। पहली चीज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन्स क्या होता है? सुगर। लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। तो सुगर टूट रहा है, बिल्कुल हाँ। साइट कहां होगा इसका? साइटोप्लाज्म। ईएमपी पाथवे क्यों बोला जाता है इसे? बहुत ही फेमस है ईएमपी। तो ई फॉर इम्बेडन, एम फॉर मेयरहोफ और पी फॉर पार्नस, ये चीजें बोली जाती हैं इसको ईएमपी पाथवे, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने इसको स्कीम को दिया, ग्लाइकोलाइसिस स्कीम को। साइट आपने देखा साइटोप्लाज्म में बिल्कुल चलती है। कॉमन है एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो,
ये बिल्कुल कॉमन है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ओनली प्रोसेस है, एक ही ऐसा प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस जिसके थ्रू रेस्पिरेशन हो पाता है। ग्लूकोज पार्शियल ऑक्सीडेशन में जाता है विदाउट डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स जो पायरुविक एसिड के बन रहे हैं उनका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, आप याद रखेंगे। आगे ग्लाइकोलाइसिस में ना ही कोई O2 का यूज होता है और ना ही इसमें CO2 रिलीज होता है, ठीक है, इतनी बातें तो आपको पता ही होंगी। नेक्स्ट आगे बात करें, ग्लूकोज जो इसमें है सुक्रोज से डिराइव किया गया। आप तो जानते हैं ना, सुक्रोज पे जब इन्वर्टेज का एक्शन होता है तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल वही डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन के अंदर, वही चीज यहां दे रखा है। यहाँ पर एंजाइम इंपॉर्टेंट है, आपको सब एंजाइम के नाम नहीं याद रखने हैं। देखिए कुछ एंजाइम हेक्सोकाइनेज, आइसोमेरेज वगैरह कुछ एंजाइम है, और भी कई सारे एग्जाम जो एंजाइम होते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछे जाते। 10 रिएक्शंस डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, ये तो आपको जानना ही है, 10 स्टेप प्रोसेस ये होता है। अब बात आती है इसमें दो फेज होते हैं, एक तो प्रिपरेटरी फेज होता है, ये जो पार्ट चल रहा है ये प्रिपरेटरी फेज है, इसमें एटीपी कंजप्शन चल रही है। जो नीचे का ये पार्ट आप देख रहे हैं इसमें एटीपी पे ऑफ होता है, मींस पे ऑफ फेज है, एटीपी मिलेगा हमें, एटीपी प्रोड्यूस होगा। अब बात आती है कि कितनी एटीपी का कंजप्शन हुआ, ठीक है, एटीपी यूटिलाइज है 2 स्टेप्स, आपने देखा 2 जगह यूटिलाइज होगी, 2 एटीपी और 1 ग्लूकोज का कंजप्शन होता है। अब बात आती है प्रोडक्शन क्या क्या हुआ, 4 एटीपी बना, ठीक है। अगर डायरेक्ट हम एटीपी की बात करें सॉरी डायरेक्ट अगर हम एटीपी की बात करें तो 2 एटीपी का गेन होता है, 2 एनएडीएच 2 एनएडीएच का गेन होता है और 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अगर रेट लिमिटिंग एंजाइम की बात करें तो देन पीएफके मींस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये पेस मेकर होता है, रेट लिमिटिंग एंजाइम है ग्लाइकोलाइसिस का, ये हमारा पार्ट इंपॉर्टेंट है। आगे की ओर हम बात करें, यहां बोल रहा है कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स जो डायरेक्टली सिंथेसाइज हुए हैं, तो बिल्कुल हाँ हमने कर लिया। अगर डायरेक्ट की बात करें तो 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे और 2 मॉलिक्यूल्स एनएडीएच के बने हैं। तो आप तो जानते हैं ना कि एक जो एनएडीएच का मॉलिक्यूल होता है उसमें 3 एटीपी होते हैं, तो टोटल 6 हम मान सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीएच से, और डायरेक्ट की अगर बात करें तो 2 होता है। अब बात आती है पायरुविक एसिड की प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेटाबॉलिक फेट क्या है पायरुवेट का, तो हम आंसर देंगे ये सेलुलर नीड पे डिपेंड करता है, ये ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कहां कितनी नीड है। 3 मेजर वे हैं, 3 वैसे तरीके हैं जहां से डिफरेंट सेल जो है पायरुविक एसिड को जो ग्लाइकोलाइसिस से प्रोड्यूस हुआ है उसको हैंडल करते हैं। चाहे तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकता है, या एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे। तो ये आप देख चुके हैं, जैसा कि हम देख चुके हैं ये सब पार्ट होती हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन कुछ प्रोकैरियोट्स में, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ईस्ट वगैरह में ये चलती हैं चीजें, ठीक है। आगे की ओर हम बात करें फर्मेंटेशन के बारे में, कुछ बातें एनसीईआरटी में फर्मेंटेशन पहले दे रखा है, मैंने आपको जब क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज कराया था तो उसमें ये मैंने आपको बाद में बताया था। तो चलिए देखते हैं फर्मेंटेशन के बारे में, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता क्या है। जैसा कि फर्मेंटेशन ईस्ट वगैरह में होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उसका अगर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, मींस स्लो ब्रेकडाउन हो रहा है, यूजुअली एनारोबिक होती हैं, एरोबिक भी हो सकती हैं, लेकिन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यही चीजें पूछी गई थी एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट, तो ये आप चीज याद रखेंगे, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। तो चलिए और कुछ मैं आपको बातें बताऊं, CO2 और इथेनॉल में ये जाकर कन्वर्जन होता है, ठीक है। जैसा आपसे पूछा जाएगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज होती है, बिल्कुल नहीं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में तो जी हाँ CO2 रिलीज होती है विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। ये आप एंजाइम याद रखेंगे, अल्कोहल डिहाइड्रोजन और पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, तो यही सब बता रखा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नेक्स्ट है, आप तो जानते हैं कि मसल से जब लैक्टिक एसिड उसमें बनता है, क्योंकि उसमें ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, तो वहां पर ये चल रहा होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन का टाइप, यहाँ पर CO2 रिलीज नहीं होता है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, ये जो प्रोसेस है ज्यादा एनर्जी तो रिलीज हुआ नहीं है बिल्कुल, और 7% से भी बिल्कुल कम एनर्जी यहाँ पर यूटिलाइज होती है, यहाँ पर ट्रैप होती है, तो एनर्जी बहुत ही कम यहाँ पे रिलीज हो पाता है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वो सिंथेसिस जो हो रहा है तो उसका आप टोटल बताइए कि व्हाट इज द नेट एटीपी दैट इज सिंथेसाइज्ड, ठीक, व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज
इज फर्मेंटेड टू अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। तो 2 एटीपी बनेंगे, आपको इतना पता होना चाहिए, 2 एटीपी बनेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये तो आप जानते ही हैं, ईस्ट पॉइजन जो है 13% तक कंसंट्रेशन को रीच कर जाता है, पहुंच जाता है वहां पे। इसके आगे व्हाट देन वुड बी द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन बेवरेजेस दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड। तो उसमें 13% से कम, क्योंकि आपने देखा 13% अगर रीच उसमें पहुंच जाएगा तो इसमें जो ईस्ट पॉइजन है अपने आप को डेड कर जाते हैं ईस्ट। ठीक है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द वे, जैसे कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें अल्कोहलिक बेवरेज, तो वो आपको बताया मैंने, डिस्टिलेशन का वो प्रोसेस होता है। ठीक है, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम कर पाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस by which organism can carry out complete oxidation of glucose and extract energy stored to synthesize a large number of ATP molecule needed for cellular respiration। तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और CO2 रिलीज होता है, तो आप मानते हो बिल्कुल। तो इसमें वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रेजेंट होती है सबस्ट्रेट में वही तो निकलती है, तो ये चीज होता है। प्रोसेस बिल्कुल यही है। ठीक, तो सेम चीज यहाँ पे बता रखा है इसमें। नेक्स्ट, तो ये डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आप देख लेंगे। सबसे शुरू में ग्लूकोज ही डायरेक्ट आगे जाकर लैक्टिक एसिड में या तो पायरुविक एसिड में यहाँ पर जाकर कन्वर्जन ये बिल्कुल होता है, ये आपने देख लिया। आगे हम बढ़े एरोबिक रेस्पिरेशन की ओर। जैसा कि आप जानते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ये टेक प्लेस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। कुछ क्रूशियल इवेंट्स जो चलते हैं जैसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो पायरुवेट का होना है वो स्टेप वाइज प्रोसेस में वो चलता है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 यहाँ रिलीज होते हैं। आगे हम बात करें, इसमें फर्स्ट प्रोसेस जो ये चल रहा है आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलेगा, और जो सेकंड प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे ये चलता है। इसके आगे जो भी पायरुवेट का फॉर्मेशन हुआ है तो ये साइटोसॉल में, क्योंकि आप जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस साइटोसॉल में चलता है, फिर वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये इंटर कर जाता है विद द हेल्प ऑफ पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। तो अब रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है, आप रिएक्शन याद रखेंगे। ये जनरली आपको एसिटाइल कोएंजाइम लिंक रिएक्शन और गेटवे रिएक्शन ही दे रखा है ये, ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे रिएक्शन। नेक्स्ट TCA साइकिल, तो TCA साइकिल में आपसे क्या पूछा जाएगा ये आप देखो, पहली चीज ये पूछी गई है आपसे। पहले तो TCA साइकिल होता क्या है, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को हम TCA साइकिल बोलते हैं। इसकी और क्या नाम है, क्रेब्स साइकिल भी नाम है इसका, इसका साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है क्रेब्स साइकिल, हैंस क्रेब नाम था साइंटिस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट यहां से लाइन बनती है, आपसे कोई क्वेश्चन फ्रेम यहां से जल्दी नहीं हो पाता है तो डायरेक्ट यहां से सॉरी डायरेक्ट यहां से लाइन पूछी गई है। जो TCA साइकिल होता है स्टार्ट कैसे होगा, एसिटाइल ग्रुप का कंडेंसेशन से वो स्टार्ट होता है। ठीक, किसके साथ, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ, और वाटर के साथ प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, सिट्रिक एसिड, इसलिए इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल बेसिस बोला जाता है। कहां ये होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन है इसका, सिट्रेट सिंथेज, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके आगे आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट मेंबर कौन है साइकिल का, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, आप ये याद रखना। ये हमारा डायग्राम है सिट्रिक एसिड साइकिल का। मैं क्रेब्स साइकिल का एक बताऊंगा आपको, ट्रिक बताऊंगा आपको याद कैसे करना है, उसके अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, छोटी सी 3-4 मिनट की वीडियो होगी, बहुत ही सिंपल ट्रिक है उसको याद करने का। नेक्स्ट, ये जो कन्वर्जन चल रहा है सक्सिनाइल कोएंजाइम A का सक्सिनिक एसिड से, तो इससे GTP का एक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है, तो ये चीज हमें याद रखनी, डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में बनी थी। 3 पॉइंट है साइकिल में, जहां NAD+ जो है रिड्यूस हुआ है NADH में, ठीक है, और 1 पॉइंट है जहां FAD+ रिड्यूस हुआ FADH2 में। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फर्स्ट मेंबर है साइकिल का। इसके आगे बात करें, आप रिएक्शन याद रखेंगे, सिंपल से रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन दे रखा है, कौन सा रिएक्शन ये चला है। हाँ, अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछी गई, मैं इसलिए इंपॉर्टेंस आपको बताता हूं, क्वेश्चन 2018 में सेम क्वेश्चन जो पूछा गया मैं वो बता रहा हूं। व्हाट इज द रोल ऑफ NAD+ इन सेलुलर रेस्पिरेशन, डायरेक्ट यही पूछी गई थी। ठीक है, तो इसका काम क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है, दोनों इसी तरह इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करते हैं, इसलिए मैं इंपॉर्टेंस देता हूं आपको NCERT पर, क्योंकि NCERT से ही क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा इसकी मैंने क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज में एक एक चीज मैंने उसमें क्लियर कर दी है, आप वहां पे वो देख सकते हैं। ये तो मकसद होता है NCERT के एक लाइन को मैं आपको बताऊं कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें क्लियर नहीं कर पाता हूं क्योंकि 30 मिनट का टाइम होता है विद इन, उतना में क्लियर पूरा तो नहीं हो पाएगा,
तो कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता देता हूं। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट डायग्राम इस बार का हुआ है। इसमें 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो 5 पहले नाम आपको याद रखना है और आपसे पूछा जाएगा ईटीएस चलता कहाँ है। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेज याद रखना है आपको। कॉम्प्लेक्स 2 FADH2 आपको याद रखना है इसमें, जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 याद रखना है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर सेंटर्स इसमें जनरली होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ATP सिंथेज, कॉम्प्लेक्स 5 होता है ये। हाँ, ये चीजें कुछ याद रखनी है। जो ऑक्सीजन का रोल है वो टर्मिनल स्टेज में बहुत ही लिमिटेड होता है, वहां पर ऑक्सीजन फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर के तौर पे काम करते हैं। तो ये डायग्राम आप याद रखेंगे। इसमें दे रखा है सब कुछ, जो पांचों कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए आगे की ओर हम बढ़े। ये चीज तो हम फोटोसिंथेसिस में भी देख चुके हैं। जैसा कि F0 हम जानते हैं, F0 जो होता है एम्बेडेड होता है, ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और जो F1 होता है बाहर की तरफ प्रोट्रूड होता है। आप तो जानते हैं एटीपी का प्रोडक्शन कैसे होता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर करते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। और जैसे एक एटीपी मॉलिक्यूल का कंजप्शन होता है 2 हाइड्रोजन प्लस 2H+ को अगर पास कराना है तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट सॉरी, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट हमारे पास मौजूद है। अब कितना गेन हुआ हम उसकी बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हम गेन पे आते हैं। हाँ, इस बार करेक्शन आया एनसीईआरटी में, पहले 36 ये दे रखा था नंबर। एनिमल्स में टोटल 38 एटीपी का प्रोडक्शन होता है नेट गेन एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के एरोबिक रेस्पिरेशन में। यही चीज प्रोकैरियोट्स में बात करें तो सेम 38, प्लांट्स की बात करें तो 36 होता है। इसके आगे चलिए तो डिफरेंस देखते हैं फर्मेंटेशन के बीच और एरोबिक रेस्पिरेशन के बीच। तो बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। पहला, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, मींस जो एंड प्रोडक्ट है उसमें वो CO2 और H2O आते हैं। वहीं अगर एनारोबिक या फर्मेंटेशन की अगर बात करें तो उसमें पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, चाहे तो लैक्टिक एसिड बनेगा, चाहे तो इथेनॉल, चाहे तो CO2 उसमें बनेगा। नेक्स्ट, इसमें जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो 36 या 38 मॉलिक्यूल एटीपी के गेन होते हैं हर एक मॉलिक्यूल के टूटने पर, मींस बहुत सारे मॉलिक्यूल। इसमें अगर बात करें फर्मेंटेशन में तो ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी सिंथेसाइज होते हैं एक ग्लूकोज के टूटने पर। नेक्स्ट, NAD जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें जो NADH होता है, तो NADH ऑक्सीडाइज होता है NAD+ में विगोरसली, लेकिन वही फर्मेंटेशन की बात करें तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन चल रहा है NADH का NAD+ में, लेकिन वो स्लो चलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस कुछ दे रखा है। नेक्स्ट हम बात करें एम्फीबॉलिक पाथवे की अंदर बात करते हैं हम। तो एम्फीबॉलिक पाथवे तो आप जानते हैं बहुत ही सिंपल सा चीज होता है। जैसा कि हम जानते हैं ग्लूकोज एक फेवर्ड सबस्ट्रेट है सभी रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट किए जाते हैं रेस्पिरेशन के पहले। कुछ चीजें हैं एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, ये तो आप जानते ही हैं। कोई भी ब्रेकिंग डाउन चल रहा है तो वो कैटाबॉलिज्म है, और सिंथेसिस हो रहा है तो एनाबॉलिज्म। इसको एम्फीबॉलिक पाथवे बोला जाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन एक एम्फीबॉलिक पाथवे है, आप याद रखेंगे। सॉरी। नेक्स्ट, ये हमारा यहाँ पे इंटररिलेशनशिप दे रखा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको मैं बताऊं, यहाँ से 2013 में भी क्वेश्चन आया है और 2016 में भी क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन आखिर पूछे क्या जाते हैं मैं बताऊं, एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2 बार। Which of the following biomolecules is common to respiration mediated breakdown of fats, carbohydrates और proteins? ठीक है, कॉमन क्या आपको मिला? क्या आपको पायरुविक एसिड कॉमन मिला है? बिल्कुल नहीं, पायरुविक एसिड सिर्फ कॉमन नहीं है, पायरुविक एसिड के अलावे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है कॉमन? बिल्कुल नहीं। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन एसिटाइल कोएंजाइम A तो बिल्कुल हाँ। ये सब का जैसे आप देखो प्रोटीन भी आगे जाकर एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट तो हो ही रहा है जैसा हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखा। नेक्स्ट, फैट भी जाकर एसिटाइल कोएंजाइम A। तो एसिटाइल कोएंजाइम A जो होता है ये कॉमन होता है, मींस अगर कॉमन टू रेस्पिरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ चाहे कुछ भी हो, चाहे फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, सबको टूटना किसमें है? एसिटाइल कोएंजाइम में आकर कन्वर्ट होना है। ये आप याद रखेंगे। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूं आपसे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज्ड? ठीक है, CO2 किसमें रिलीज नहीं होता है? आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टेट फर्मेंटेशन। ये 4 ऑप्शन है आपके पास किसमें CO2 रिलीज नहीं होता है।
तो आंसर है लैक्टेट फर्मेंटेशन, आपको पता होगा। नेक्स्ट हम बात करें रेस्पिरेटरी कोशेंट की। अगर हम बात करें, वेरी वेरी सिंपल टॉपिक है रेस्पिरेटरी कोशेंट। हम तो जानते हैं कोई भी रेशियो जो रिलीज CO2 मींस इवॉल्व CO2 का जो रेशियो है कंज्यूम्ड O2 के साथ, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट या रेस्पिरेटरी रेशियो। कुछ चीजों पर डिपेंड करता है कि नेचर किस तरह का है जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज हो रहा है रेस्पिरेशन के दौरान। एक चीज और भी चीजें हैं जो मैंने क्रैश कोर्स में बताई है, इंपॉर्टेंट यही है जो एनसीईआरटी में दे रखा है। कार्बोहाइड्रेट्स का कितना होगा, तो वैल्यू 1 होता है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद फैट्स का वैल्यू कितना है, तो लेस देन 1 होता है, ये मींस 0.9 जनरली ये होता है। 0.7 है फैट का और प्रोटीन का 0.9 होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। वैल्यू आपसे कोई नहीं करवाएगा कैलकुलेशन, पहले आती थी जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होती थी, तो अब पूछी नहीं जाती। नेक्स्ट, प्योर प्रोटीन्स जो होते हैं या फैट्स हैं वो कभी भी प्योर नहीं यूज होते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पर, पहले उन्हें टूटना होता है तब जाकर वो यूज होते हैं। क्यों नहीं होते, मैंने क्रैश कोर्स में बता रखा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, मैंने सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पर हमारे एनसीईआरटी क्लास 11 के 14 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 14 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 15 चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जो कि 2 लेक्चर में ही आराम से हो जाएगा, वो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक दिन हम देखेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, अगले दिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइटो हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की ओर बढ़ेंगे। तो विद इन कुछ दिनों में ही हमारा एक पूरा क्लास 11 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ही क्वेश्चंस आप लगाते रहिए। हमारे इजी वे में 14 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं 2.5 महीने में ही आराम से। तो धीरे धीरे मैंने कोशिश की आपको बताने की, एक एक चीज जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको टच किया है। आपको मैं क्रैश कोर्स में PDF लिंक भी देता हूं अपने नोट्स की, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप रिवीजन करें, बार बार ये वीडियो देखें, काफी इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी क्विक रिवीजन, और इसको आप डिटेल में समझने के लिए क्रैश कोर्स रिवीजन भी देख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक मेरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।